अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त की जो सूरत हाल है मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। आज इजलास जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बुलाया गया और इस इजलास में बुनियादी तौर पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब 8 बज चुके हैं, 8:07 और अब तक ये वोटिंग नहीं करवाई गई। और अभी जो ताज़ा इतलात हैं उनके मुताबिक फिर से मुलतवी किया गया इजलास को और 9:30 बजे अब दोबारा इजलास का आगाज़ किया जाएगा। सारा दिन हमने देखा कि इस मामले में मुख्तलिफ तकारीर रहीं, एक तकरीर हुकूमत की जानिब से, फिर अपोजिशन की जानिब से, दोनों जानिब से एक दूसरे पर तनकीद की जाती रही, लेकिन अपोजिशन ज़ोर देती रही कि वोटिंग करवाई जाए। स्पीकर असद कैसर साहब ने यह कहा भी कि वो वोटिंग करवाएंगे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का बिल्कुल इल्म है। और फिर ज़राए से ख़बरें आई कि शायद वो वोटिंग करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। 9 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक काबीना का इजलास भी तलब कर रखा है और उसके बाद कहा यह जा रहा है, ज़रा ये हमें बता रहे हैं कि ये जो आज का इजलास है इसकी कार्रवाई रात देर तक आज यानी कि तकरीबन शायद 12 बजे तक भी जारी रहे और फिर मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग इस तरह की भी खबरें दे रहे हैं, क्योंकि यकीनन जब एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो हर बंदा अपनी अपनी असेसमेंट करता है और अपने गेस वर्क करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें कहता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस वक्त हुकूमत को बातचीत कर रही है और ये बातचीत कल से चल रही है और कोई सेफ पैसेज मांगा जा रहा है, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये खबरें भी पहले ज़राए से आई, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इस बात की कन्फर्मेशन दे दी। उनका भी यही मानना है कि ये एक NRO चाह रहे हैं, ये हमसे कुछ डील्स चाह रहे हैं, यानी कि हम पर नैब के केसेस नहीं होंगे, दीगर मामलात नहीं होंगे, तो फिर हमें एक सेफ पैसेज आप दें तो हम ये ट्रांजिशन होने देते हैं। एक खबर यह भी है कि शायद इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं और फिर साथ साथ बात ये भी चल रही है कि अगर रात 12 तक भी ये वोटिंग नहीं कराई जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगी और ये मामला तौहीन अदालत के ज़ुमरे में शायद आ जाएगा। तो ये सारी की सारी एक सिचुएशन है। गो के कल खान साहब ने फैसला मानने का ऐलान भी कर दिया था, उसके बाद क्या तब्दीली हुई और अब क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नोबडी नोज़। मैं चाहूँगा इसी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से बात करें और बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। अली मोइन नवाजिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का भी। ताहिर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? ये है क्या, हो क्या रहा है? कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? ये एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन का आइन का हिस्सा है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये पेश हुई है। माजी में हम देख चुके हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत बहुत सारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश हुई, लेकिन इसका इस मैनर में सामना करना कि डिले और या फिर स्पीकर की रोलिंग के ज़रिए इसको क्वैश करना, ये एक पहली दफ़ा ऐसे हुआ है और इसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया। शुक्र है कि हमारे यहाँ इदारे मजबूत हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी शॉर्ट ऑर्डर में लाउड और क्लियर फैसला दिया है, जिसमें उसने स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिए। लेकिन आज जो कौमी असम्बली का इजलास रहा है उसमें भी ये नज़र आता है कि हुकूमत जो है आखिरी लम्हों तक इदारों के दरमियान टकराव चाहती है। वो आइन की बालादस्ती और पासदारी पे यकीन नहीं रखती और वो ग्रेसफुल एग्ज़िट की कायल नहीं, वो आइन की पासदारी की कायल नहीं। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इक़्तिदार से रुखसती एक उनकी सियासत का ख़ात्मा नहीं है। वो ये नहीं समझ रहे कि वो अपोजिशन में आके बतौर अपोजिशन लीडर एक मौसर अपोजिशन कर सकते हैं और उन्हें अदलिया की भी ज़रूरत है, उन्हें आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है, उन्हें आज़ाद मीडिया की ज़रूरत है। लेकिन जिस शक्ल में वो इदारों को पर चढ़ दौड़ रहे हैं और इदारों को पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप कल इन इदारों से कैसे रिलीफ मांगेंगे? आप तो इन्हें अदालत के अभी तक मुर्तकब हो रहे हैं, अब आप बंद गली में जा रहे हैं। आज रात 12 बजे से पहले पहले खुदारा वोटिंग करा दें। आखिर सियासत का मकसद इक़्तिदार से का असूल तो नहीं होता, इसमें और चीज़ें भी होती हैं। और जब आप वैसियत खिलाड़ी या सियासतदान ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी का मुजाहरा करना चाहिए। एक खिलाड़ी भी जब किसी ग्राउंड में उतरता है तो वो किसी कानून ज़ाब्ते के तहत उतरता है, वो उन कवानीन की पासदारी करता है जो रूल्स ऑफ द गेम है। तो रूल्स ऑफ द बिजनेस और रूल्स ऑफ द गेम और कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देखिए, सियासत जो है
वो रियासत और आइन से पर मुकद्दम नहीं है। रियासत और आइन जो है वो ऊपर की सतह पे मुकद्दम होते हैं, सियासत की वजह से इन्हें डैमेज नहीं होना चाहिए। राइटली सेड। मलिक साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहूँगा। मैं पहले अली मोइन नवाजिश की जानिब बढ़ूँगा। अली, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? ये डेलिब्रेट क्राइसिस बिल्टअप किया जा रहा है, या आप इसको ऐसे समझेंगे कि शायद वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं खान साहब कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है, लिहाजा मैं कोई ऐसी चेंज नहीं होने दूँगा? ये मौक़िफ़ पर डटना है या ये कुछ और करने की एक बात है जो बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रही? देखें, ये जो बैरूनी साजिश वाला मामला है, ये इसके अंदर से हवा एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी निकल गई, और उसके अलावा ये अगर बंदा थोड़ी भी सोच विचार रखता हो तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के बड़े ज़िम्मेदार नेशनल सिक्योरिटी इदारे हैं, और अगर वाकई ही कोई इतना बड़ा ट्रीजन या इतना बड़ी कोई कंस्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हो, तो हुकूमत जो है वो सिर्फ एक कमीशन नहीं बनाएगी, बल्कि कोई केस रजिस्टर होगा, कोई अरेस्ट होंगे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे उस पर एक्ट करेंगे। वरना तो आप पूरी दुनिया को क्या मिसाल दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी करना इतना आसान है कि आप कंस्पिरेसी करें और उसकी सज़ा आपको ये मिलेगी कि आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी लगाएं और आप अगले इलेक्शन भी लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एक कमीशन बन जाएगा। तो इस तरह तो नहीं है। दूसरा ये कि ये जो जिस तरह अभी ताहिर साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल बजा फरमाया है इन्होंने कि ये एक बड़े हम गलत तरफ जा रहे हैं, और ये जो तसादुम अभी हमें नज़र आ रहे हैं इदारों के दरमियान भी और पार्लियामेंट में भी, हम बहुत बुरी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखें, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये तकरीबन तीसरी हमारी जमहूरी हुकूमत है। एक सफ़र हमने तय किया है बड़े अरसे बाद कि हम पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर करते आए हैं एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत तक, और अब ये इसको अच्छा, इस पे भी जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर पे हमें एतराज़ नहीं है, आए इलेक्शन में मुकाबला कर लें, अवाम के वोट लेकर आएँ, ये मुनहरिफ अराकीन और ख़रीदे हुए लोगों जो ज़मीर फ़रोश हैं उनके वोटों से आप इक़्तिदार में हम आपको नहीं आने देंगे। और बहुत सारे लोग इस नैरेटिव को बाय भी कर रहे हैं, और यही गवर्नमेंट बार बार ये बात कह रही है। आज भी पूरा दिन यही बात चलती। देखें, पहली बात तो ये कि अब तो मुनहरिफ अराकीन के अलावा भी अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं। दूसरा कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये वोटिंग कराई जाए, तो बाकी उसके ऊपर बहस मुबाहिसा नहीं हो सकता। और कल इमरान खान साहब ने जब अपने खिताब में कहा कि मैं तस्लीम करता हूं ये ऑर्डर, ये उन्होंने एक और बहुत बड़ी आखिरी दिन बड़ी ख़तरनाक यू टर्न की कि जब कल रात अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम तस्लीम करते हैं फ़ैसला, और अब सब कुछ उसके बरक्स कर रहे हैं, तो आप मुल्क को सिर्फ मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में डाल रहे हैं। ये वही बात है कि ना हम खेलेंगे ना हम खेलने देंगे। ये सिर्फ इस वक्त गंद किया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हर सेकंड के साथ, और ये हमारे लिए, हमारी आने वाली जमहूरी हुकूमतों के लिए हम बड़े डेंजरस प्रेसिडेंट्स खान साहब सेट कर रहे हैं। उनको इस बात पे देखना चाहिए कि सिर्फ अपने इक़्तिदार की बात नहीं है, और अभी वही बातें जो चल रही हैं कि सेफ एग्जिट है, ये है, वो है। देखें, इस तरह की जो कोई जमहूरी लीडर, जो हकीकी जमहूरी लीडर हो, वो इस तरह पावर से स्टेप डाउन नहीं करता। ये तो चलिए, आप क्या समझते हैं जो सेफ एग्जिट, क्योंकि ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन मेरा पर्सनल डिसएग्रीमेंट है इस बात से। आज कौन उन्हें ये यकीन दहानी कराएगा, और फिर क्या अभी वो वीकर विकेट पे खड़े हैं हुकूमत वाले, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वीकर विकेट पे हैं, तो वो किस तरह नेगोशिएट कर सकते हैं किसी के साथ कि हमें आप सेफ एग्जिट दें या केसेस नहीं बनेंगे? और अगर आज कोई कह भी देता है तो वो वर्बली कहा जाएगा कल को बन सकते हैं, तो देयर इज नो श्योरिटी। तो आपको इस बात में कोई वजन नजर आता है कि इस तरह की बात हो रही होगी क्या वाकई? देखिए, डेस्परेशन तो है। आप डेस्परेशन में बंदा ये नहीं देखता कि मैं स्ट्रांग विकेट पे हूँ, मैं वीक विकेट पे हूँ। जब आप डेस्परेट होते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ भी हाथ आ जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर डेस्परेट ना होते तो इस वक्त आपने पार्लियामेंट को एक तरह से हॉस्टेज ना बनाया होता। आप सुप्रीम कोर्ट की इतनी खुल्लम उसके ऑर्डर्स की अहकामात की खिलाफ वर्जी ना कर रहे होते, आप तौहीन अदालत को रिस्क ना कर रहे होते। तो ये सारी मूव्स जो हैं ये बड़ी डेस्परेट हैं, और जिस तरह मैंने कहा, डिक्टेटर्स जब अपने आखिरी वक्त में होते हैं तो वो तमाम लॉजिक और सेंस के अगेंस्ट इस तरह की डेस्परेट मूव्स करते हैं, और अपने साथ साथियों से भी कराते हैं, और खुद भी फिर फंसते हैं और साथियों को भी फंसाते हैं। तो ये मुल्क के लिए बड़ा डैमेजिंग है, ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। खान साहब, ऑपोजिशन तो वैसे ही उनकी स्ट्रांग विकेट है,
वो ऑपोजिशन में बैठ के जो भी गवर्नमेंट आए उसे टफ टाइम भी दे सकते हैं। उनको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने की ज़रूरत है। ये क्राइसिस जो है ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है, और इस क्राइसिस को हमें मुल्क की खातिर इसको शट डाउन करना बड़ा ज़रूरी है। राइट अली, पॉइंट टेकन। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मैं बैरिस्टर वकास अब्रेस से इस पर जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रा वो लेने की कोशिश करूंगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं बैरिस्टर वकास की जाने बढ़ूंगा। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल अब जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है, क्या रात 12 बजे के बाद ये सीधा सीधा तौहीन अदालत हो जाएगी स्पीकर पर कि उन्होंने जो अहकामात थे आला अदलिया के उनको नहीं माना? बिल्कुल सलान, आई डू एग्री विद यू। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अंदर डेट एंड डे डिसाइड कर दिया गया था। व्हेन द डे एंड डेट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं ही समझता हूँ उसके बाद पाकिस्तान के तमाम मदारों पे ये बाइंडिंग है, ये इनकम्बेंट है टू फॉलो एंड ओबे ऑल द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आज के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली ऑर्डर था कि आपने इजलास जो है उस पर वोटिंग भी करवानी है, और एट द सेम टाइम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड हो जाती है केस द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आपने जो लीडर ऑफ हाउस के लिए दोबारा जो इजलास को मुलतवी नहीं करना, बल्कि उसी इजलास के अंदर लीडर ऑफ हाउस के लिए भी दोनों तरफ से नाम देने हैं, ताकि लीडर ऑफ हाउस की भी सिलेक्शन की जाए और पूरी फेडरेशन को और पाकिस्तान को बगैर प्राइम मिनिस्टर के एक दिन भी न रखा जाए। तो दैट वाज द क्लियर ऑर्डर फ्रॉम द साइड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी हमारी जो असेंबली के अंदर सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग हैं जो गुज़िश्ता 10-15 साल से इसी प्रैक्टिस से गुजरते आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी किसी के लिए मौक़िफ़ दिया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट या हमारी असेंबली की इंटरनल प्रोसीडिंग में भी कोई एजेंडा डिसाइड कर दिया जाता, फिर उसके बाद दूसरी चीजों पे गौर खोज नहीं किया जाता, बहस नहीं की जाती, कम्युनिकेशन नहीं की जाती। लेकिन आज जो था वो लेटर के ऊपर भी बड़ी एक लंबी डिबेट की गई, जो कि इनके पास पहले से टाइम मौजूद था, 3 से 7 दिन का टाइम। अब तो जो इस वक्त स्टेटस असेंबली को रिस्टोर किया गया है वो 3 अप्रैल की सूरत हाल भी रिस्टोर किया गया, चीजें वहीं से रिवाइज की जाएंगी और इनके पास दे डू नॉट हैव इवन अनदर डे टू डिसाइड द थिंग्स। अभी आज के दिन ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे लीगली इनको वोटिंग करवानी पड़नी थी, लेकिन मुझे बाजार ये चीजें होती नजर नहीं आ रही। और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो रिव्यू पिटिशन का इनकी तरफ से एक इंदिया दिया जा रहा है कि वी आर गोइंग टू नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिव्यू पिटिशन। आई मस्ट से वन थिंग के रिव्यू पिटिशन का जो स्कोप है वो बड़ा नैरो है। अगर ये इस्तदा करते हैं कि दोबारा से नजरसानी की जाए तो मैं ये समझता हूँ एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट की, बड़ा एक अथेंटिक डिसीजन था। तमाम कानूनी निकात और पहलुओं का जायजा लेकर वो फैसला सादर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर ये रिव्यू में चले भी जाते हैं तो उसमें कोई 3-4-5 दिन की लंबी एक्सरसाइज नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट प्रामा फसाई अगर अदालत ये समझती है कि रिव्यू जो है इसमें से इनको कुछ भी नहीं मिलेगा तो विद इन अ डे वो रिव्यू जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। तो पीटीआई की तरफ से ये जितनी भी चीजें की जा रही है, मस्ट से वन थिंग, दिस इज द इमेच्योर अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई, स्पेशली जो लोग इनको मशवरे देते हैं स्पीकर की रूलिंग के हवाले से और स्पेशली जो गद्दारी, वफादारी, लॉयल, जो डिसलॉयलिटी के फतवे बांटने के हवाले से, आर्टिकल 5 के और 69 के इस्तेमाल के हवाले से, ये सारी की सारी इमेच्योर चीजें हैं और पोलराइजेशन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं, जिस तरह मलिक साहब बात कर रहे थे, आई वाज लिसनिंग टू मलिक साहब, कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और आप समझते हैं कि हाउस की मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है, देन यू हैव टू। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये एक खबरें ये भी चल रही हैं कि आर्टिकल 5 जैसा ही कोई और आर्टिकल आज निकाला जाएगा और उसको शायद जवाज बना दिया जाए, इसमें कुछ ऐसा है? असलान, मैं इससे पहले टीवी पे बात कर रहा था, वहां पे 2-3 जो सीनियर एनालिस्ट थे उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि इनकी कोशिश थी कि आज किसी तरीके से ये जो गुत्थम गुत्था ये गुमसान का रन पड़ने की पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नजर आ रही थी, इनकी जो अपोजिशन के लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाए। एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन इट कि आप कभी भी ना इनकी किसी तरीके से मेंबरशिप सस्पेंड कर सकते हैं। और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली आर्टिकल 63A को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो भी किसी सूरत आज की वोटिंग के रास्ते में दीवारें छीन या शीशा पिलाई दीवार नहीं बन सकती, उसको नेगेट करते हुए आपने
हर सूरत वोटिंग करवानी है। और इनके नंबर्स जो है एमक्यूएम और इत्तेहादी पार्टी को साथ में लाने के, ये 63 तो वैसे ही यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वैसे ही अफेक्ट नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास जितनी भी चीजें ऑप्ट की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली एंड लॉफुली, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, दैट दे हैव टू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। और अगर वो नहीं करवाते तो मैं ये समझता हूँ, जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया जो बड़ा पार्टिनेंट था, कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो इम्पोज की जा सके। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले भी हुकूमती वज़रा के केस, डॉक्टर फरदौस साहबा जो एडवाइजर थी, उनके केस भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ली गई। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग आर्टिकल 204 के तहत की जाती है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपोजिशन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने की बजाय एक आध दिन शायद मजीद इंतजार करें और गवर्नमेंट को लीगली और लॉफुली एक और सुक्की का सामना करना पड़े व्हेन दे विल नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिव्यू पिटीशन। तो जो चीजें इस वक्त बजाय परामा फसाई नजर आ रही हैं लीगली, वो उनके अंदर पीटीआई की हुकूमत के लिए और इमरान खान के लिए मजीद इक्तदार की कुर्सी से चिमटे रहने के लिए कोई पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ नजर नहीं आती। राइटली सेट नहीं नज़र आती। ताहिर मलिक साहब, जो एक इस वक्त बहरानी एक सूरत हाल है, और जिस तरह से हमने देखा कि पहले 3 अप्रैल को कुछ पता नहीं था, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं थी, फिर अदालत में 3-4 दिन लगे, फिर 3 अप्रैल की सिचुएशन बहाल हुई। बहुत सारे मुख्तदर हल्के ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त देख रहे होंगे, कुछ तशवीश वहाँ पर भी पाई जा रही होगी, कुछ सोचा जा रहा होगा, या कि एक बिल्कुल एक सियासी मामला है, आइन ये इसको इसी तरह ही देखना चाहिए और ये इसी तरह ही चलता रहेगा, और कोई इसमें कोई मीडिएटर का रोल भी कोई नहीं प्ले कर रहा होगा क्या? मेरी राय में इस तरह के जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, डेड लॉक है, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये भी हमारी कौमी सलामती को ख़तरा है। इसकी इकॉनमी पे भी इम्पेक्ट आते हैं, सोसाइटी पे भी आते हैं, और बेयकीनी की एक पूरी फ़िज़ा फैली जाती है। तो मैं समझता हूँ मुक़्तदर हलकों से हट के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ऑफिस है, फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके नीचे ये आइनी इदारे हैं, उन्हें इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और मीडिएशन करना चाहिए। और जहाँ तक आपने मुक़्तदर हलकों की बात की, तो एक होता है डी फैक्टो और एक डी ज्योरे। तो हमने ये देखा कि लॉयर्स मूवमेंट में भी जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहाली थी, तो उस वक्त जनरल कियानी ने एक रोल प्ले किया था। और 90s की दहाई में भी हमने देखा कि सदर इसहाक खान जब असम्बली तोड़ते थे या नहीं तोड़ते थे, 58(2)B की वो इस्तेमाल करते थे, तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ होते थे उनकी भी एक ओपिनियन होती थी। तो इस इम्पास से निकलने के लिए हमें वट एवर इट टेक्स, अब यानी ये तवक्को नहीं थी कि इतने क्लियर डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट के दोबारा एक बहरान पैदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट 12 बजे तक इसको सीरियस लेगी, अगर नहीं लेती तो फिर इसकी बहुत ग्रेव इम्प्लीकेशंस हैं रियासत के लिए, सियासत के लिए, मईशत के लिए और समाज के लिए। और ये इसीलिए जो राजनीति के मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, ये कोई चाइल्डिश अप्रोच से डील करना, ये इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा कौमी सलामती को हमारे ख़तरा है। एक मुल्क हैजान की कैफियत में हर चीज़ स्टैंड स्टिल है, इस वक्त हुकूमत डिसफंक्शनल है, तो इससे निजात मिलनी चाहिए इस कैफियत से। रमज़ान है, लोग इबादत कर रहे हैं, देखें हुकूमतें आती और जाती हैं, लेकिन रियासत के वजूद को हुकूमत से कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। तो साहिब राय जो लोग हैं उन्हें ये करना, अब जब ये आप देखें कि जो लीगल टीम है प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नमेंट की, उसको देख के भी मायूसी होती है कि जितनी चीज़ें उन्होंने की, सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हुआ, जो लेजिस्लेशन डिफरेंट हुई, वो भी कोर्ट में चैलेंज हो गई, और बहुत सारी लेजिस्लेशन कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी है, रेफरेंस वापस हो गए। तो फिर आपको अपनी जजमेंट पे स्केप्टिक होना चाहिए, आपको लीगल ओपिनियन जो है अपनी लीगल टीम चेंज करनी चाहिए, लेकिन हालात की संगीनी का किसी तरफ ऊपर अंदाज़ा ही नहीं। बिल्कुल सही मलिक साहब, जो आपने एक पॉइंट रेज़ किया जो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से है, या कह लीजिए प्रेसिडेंट ऑफिस, फिर स्पीकर की अपनी एक जिम्मेदारी, ये तो आज हमने देखा कि स्पीकर साहब ने भी कहा कि मतलब जो ज़राए से ख़बर आई और जो अपोजिशन कह रही है वो कि जी वो वज़ीर आज़म साहब के साथ लॉयल हैं, लिहाजा वो तौहीन अदालत भी लेने के लिए तैयार हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब हैं, वो भी इमरान खान साहब के साथ लॉयल हैं, तो वो अपने अपने ऑफिस या कैपेसिटी में तो कोई काम ही नहीं कर रहे। मैं एक जुमला कहना चाहूँगा जी, चाहूँगा कि देखिए, लॉयल्टी हमेशा, अगर स्पीकर की लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है, रियासत के साथ नहीं है,
तो ये पर तो फिर जागीरदारी निज़ाम, कबायली निज़ाम है ना, कि मैं फ़र्द से लॉयल हूँ, मैं पार्लियामेंट जो सोवरन इदारा है उससे लॉयल नहीं हूँ, आइन से लॉयल नहीं हूँ। बिल्कुल आपकी बात बजाय, और इसी हवाले से स्पीकर साहब के हवाले से ख़ास तौर पे कहा गया कि उन्होंने 3 अप्रैल का इजलास नहीं उसकी सरबराही की थी और डिप्टी स्पीकर साहब आए थे क्योंकि वो काम करना चाहते थे, जो कि आर्टिकल 5 की बात थी। तो ये तो आर्टिकल 5 तक की बात अपनी जगह, अब तो स्पीकर साहब खुद आए हैं मैदान में और तौहीन अदालत भी लेने के लिए तैयार हैं। ये जो इदारों के हवाले से और इन ओहदों का जो रोल है उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं ब्रेक के बाद अली मोइन से उस पर कमेंट लूँ। एक ब्रेक साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अली, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो हम बात कर रहे थे और जो नुक्ता ताहिर मलिक साहब ने भी ब्रेक पे जाने से पहले उठाया, वो बात तो बड़ी जायज़ है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इख्तियारात हैं, चीज़ें हैं, स्पीकर का अपना एक मुकाम है, लेकिन हम ये कोई इस हुकूमत की बात नहीं है। हम देखते आए हैं, अयाज सादिक साहब जब पिछले दौरे हुकूमत में स्पीकर थे तो उन पर भी ये इल्ज़ाम लगता था कि वो भी टिल्टेड हैं, या माजी में जितनी भी असम्बलियाँ देख लें जिस पार्टी का स्पीकर होता है, कम ही ये कहा जाता है कि उसने बहुत न्यूट्रल होके कस्टोडियन ऑफ द हाउस की तरह मामलात को चलाया। सब पर ये इल्ज़ाम लगते हैं, तो सिर्फ इस हुकूमत पर ही कुछ ये नया मामला है या ये तो सबका ही एक तरीक़ाकार है, चाहे जिस भी जमात की हुकूमत हो? नहीं, देखें, ये तो जो अभी ये स्पीकर साहब कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि आप इस तरह ओपनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपके सामने है, आइन बड़ा क्लियर है, रूल्स बड़े क्लियर हैं, अदम एतमाद किस तरह होनी है उसकी हर चीज़ आइन के अंदर वाज़ह है, और अगर कहीं कन्फ्यूजन भी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे 100% क्लियर करके ऑर्डर पास कर चुके हैं। तो इसमें तो जो इन स्पीकर साहब का रवैया है, ये इनके पास बड़ा मौका था आज। इनको पहले भी क्रिटिसाइज किया जाता रहा अपोजिशन की तरफ से कि ये इम्पार्शल स्पीकर नहीं थे और स्पीकर को हमेशा इम्पार्शल होना चाहिए। आज जिस तरह स्पीकर साहब ने फरमाया कि मैं जो हूँ इमरान खान से लॉयल हूँ, मैं नहीं कराऊंगा वोट कुछ भी हो जाए, तो देखें ये बात एक स्पीकर नहीं कर सकता। स्पीकर हैज़ टू बी न्यूट्रल, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, और ये हाउस की तौहीन है कि अगर स्पीकर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है या इस तरह की सोच रख रहा है। ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता रहेगा, जैसे हमारी जमहूरियत आगे चलेगी तो ये स्ट्रेंथन होंगे। जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ द स्पीकर है, वो स्ट्रेंथन होगा, और ये जमहूरी रवायात इसमें और बनेंगी। जिस तरह आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने वो कैपिटल हिल के ऊपर राइट की थी कि माइक पेंस अपने वाइस प्रेसिडेंट को वो फोर्स कर सके कि इलेक्शन के रिजल्ट को सर्टिफाई ना करें, तो माइक पेंस ने कहा, भाई मुझे आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, जिस तरह आइन और कानून स्पीकर साहब को इजाज़त नहीं देता कि वो इस पे वोटिंग ना कराएं। लेकिन ही इज़ हेल बेंट ऑन दिस, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए बहुत डैमेजिंग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी हमें ग्रेविटी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसको ये सेलिब्रेट करने वाला काम नहीं है। आप अपने अदालत की, आप अपने आइन की, आप अपने कानून की सब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आप दुनिया भर में लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं। और अली, एक और चीज़ पर मुझे अपनी राय दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, नाकिदीन इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर दे दें कि किस हद तक इस बात में हकीकत हो सकती है कि खान साहब इस वक्त जो तमाम तर इक़्तिदार ना छोड़ने की बात है, वो इसीलिए है कि अगर वो इलेक्शंस के लिए तैयार हो गए, उन्होंने इसीलिए असम्बलियाँ तोड़ी, उनको ये लगता है, ये बहुत सारे नाकिदीन कह रहे हैं कि वो अगर अब अपोजिशन इस वक्त हुकूमत बना लेती है और चीज़ें रिवर्स कर देते हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से इस हुकूमत ने की हुई हैं, तो फिर देयर इज़ नो चांस दैट वो दोबारा कभी भी वज़ीर आज़म बन सकें या इक़्तिदार में आ सकें। कितनी इसमें हकीकत नज़र आती है? देखें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो थे, अब ये जो इलेक्शन अभी इतना इमीडिएट होना है, अभी तो डीलिमिनेशंस नहीं हुई, तो ईवीएम्स तो ना अभी प्रोक्योर हुई हैं, ना उनका कुछ है, तो ये इलेक्शन होगा, ये मोर और लेस उनके किए हुए जो ईवीएम और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट है, जो दो बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए, उनके बगैर ही होगा। इतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि खान साहब ऐसे ही लग रहा है कि इस तरह कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दोबारा वो पावर में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं वो इसी तरह के हैं
कि एक ऐसे शख्स के हैं जिसको ये मालूम हो चुका है कि मैं दोबारा पावर में नहीं आ सकता और ही इज़ ट्राइंग टू क्लिंग ऑन। क्योंकि अगर एक पॉपुलर लीडर हो, देखिए खान साहब इंडिया की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। जब वाजपेयी की वो लोग क्लिप्स शेयर कर रहे थे, मैं भी इंडिया की एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो उसने कहा मैं प्रेसिडेंट को अपनी रेजिग्नेशन दे देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, अगर मेरे पास नंबर्स नहीं है तो आई बाउ डाउन टू द पार्लियामेंट। तो अगर आप लीडर हैं, अगर आप पॉपुलर हैं, तो आपको पता है कि आप बाहर निकल के आप कर सकते हैं। उनको एक्चुअली पता है कि जो इकोनॉमिक तबाही उनके दौर में हुई, जो सारा कुछ हुआ, अर्बन सेंटर्स में नौजवानों को तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो एक इंजीनियरिंग हुई उनको 2018 में पावर में लाने के लिए, वो दोबारा होती नज़र नहीं आ रही। इलेक्टेबल्स उनके पास से चले गए हैं, टिकट्स के लिए भी गए हैं। तो इस तनाजुर में देयर इज़ नो वे बैक टू पावर। अब अगर खान साहब चाहते तो डिग्निटी के साथ ग्रेसफुल तरीके से वो बहुत अच्छी ऑपोजिशन कर सकते थे। उनकी पिच है ऑपोजिशन करना, वो एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड तरीके से करते और लोगों के दिलों में उनकी इज्जत बढ़ती। और जब ऑपोजिशन इन पावर आती वो राइट, सेट अली पॉइंट आ गया। मैं ज़रा क्विकली बैरिस्टर साहब से एक दो चीज़ें जान लूँ। बैरिस्टर साहब, मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं व्हेन इट कम्स टू 63A जो सुप्रीम कोर्ट में है, व्हेन इट कम्स टू रिव्यू पिटिशन जो आज दाखिल कर दी गई, और एक दरखास्त आज दे दी गई है इलेक्शन कमीशन में भी। इनका क्या फ्यूचर मामला आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे जो पार्टिकुलर और पिवटल चीज है जो पीटीआई की हुकूमत के लिए, वो रिव्यू पिटीशन है। रिव्यू पिटीशन में ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें फर्दर भी 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, हम कोर्ट के सामने फर्दर दलाइल देंगे कि आप पार्लियामेंट्री सवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको इस तरह का ऑर्डर नहीं कर सकते थे कि आप ये डायरेक्शन देते कि 9 तारीख को इजलास भी बुलाया जाए, वोटिंग भी करवाई जाए, और वोटिंग के नतीजे में सारी चीजें सक्सीड होती हैं। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लीडर ऑफ हाउस जो है वो उसका भी नामजद किया जाए, उसका भी इलेक्शन करवाया जाए। तो मेरे ख्याल में इस बहस व मुबासे के अंदर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जहाँ तक 63A का ताल्लुक है, तो वो 175 जो मेंबर्स हैं, ये 177 है, उनके अलावा जो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन है वो उन पे एप्लीकेबल है, वो उन पे इन्फोर्स होगा, और उसकी जो भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी, दैट वुड बी अ डिस्टिंक्ट मैटर एंड वुड बी डिसाइडेड ऑन द सबसीक्वेंट स्टेज। जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आज के दिन वोटिंग करवा ली जाती है। अगर आज के दिन वोटिंग ना करवाएंगे तो इसके कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लेके जाएंगे। जब कोर्ट रिव्यू पिटीशन इनकी देखेगा तो कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन के साथ ये भी चीज़ सर्टेन करनी है कि क्या जो पहले डायरेक्शन थी, ऑर्डर दिया था, उसको भी ओबे किया गया है कि नहीं। लास्ट एक बात मैं जरूर करूंगा, जिस तरह मलिक साहब बात कर रहे थे कि इनकी जो लीगल टीम है दैट इज अ वेरी फीबल एंड द पोर टीम, चाहे वो जस्टिस काजी फायद ईसा का मामला हो, वो पैक ऑर्डिनेंस का मामला हो, वो नैब की तरमीम का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन का मसला हो, छोटी छोटी चीजों को इतना गलत तरीके से किया गया और इनकी टीम में इतने जो इमैच्योर अप्रोच रखने वाले लोग बैठे थे, और प्राइम मिनिस्टर ने भी आंखें बंद करके उन पे मनोवन अमल दरामद किया और बाद में जगनसाई का सामना करना पड़ा, पॉलिटिकल सुक्की का सामना करना पड़ा। आई मस्ट से वन थिंग कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब भी स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड किया गया था कि मस्ट कम आउटसाइड, उनको कहना चाहिए था कि मुझे जो एडवाइस दी गई थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो इलीगल थी, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करूंगा, मैं अपोजिशन में बैठूंगा एंड लेट दी शहबाज शरीफ आए, वो बतौर प्राइम मिनिस्टर आगे लेकर चले हाउस को, और अगर वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाए तो एक साल ये जो हुकूमत का बड़ा मुश्किल सीन गुजरता। अगर शहबाज शरीफ को 6 महीने या 1 साल के दिया जाता तो वो इससे मजीद अपनी गवर्नमेंट को और अपने नैरेटिव को मौका स्ट्रेंथन कर सकते थे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इनको मशवरा देने वाले जो लोग हैं, जो मशवरा ग्रुप है, वो इमैच्योर हैं शायद, या जानबूझ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मारे हैं। ही इज ट्राइंग टू बर्न हिज ओन फिंगर, ही इज ट्राइंग टू पुट डेक्स ऑन हिज ओन लेग्स। तो ये जो रविश है, मैं ये समझता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान की सियासत ने 73-74 साल हिस्ट्री में बड़ी दिक्कत से देखी है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। इस वक्त यकीनन मामलात मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, और जो एक पूरी सिचुएशन बनी हुई है इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अब इसके बाद के जो 2 से 3 घंटे हैं, 9:30 बजे दोबारा इजलास की कार्रवाई शुरू होनी है, तो चीज़ें सेटल हो जाएं और जिस तरह कानून और आइन के मुताबिक हैं उसी तरह हो जाएं, और उस कोई गुंजाइश ऐसी ना रह जाए कि कोई और कदम किसी को उठाना पड़े। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।